Hello and welcome to Triple S classes. I welcome you all on this platform Triple S. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्या इनिशिएटिव्स लिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, इसी को एक फर्दर स्टेप लिया इन्होंने इन वाइल कंजर्विंग दिस बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया वे बैक इन 1992, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, आइवरी ट्रेड इलीगली बहुत ज़्यादा हो रहा था, एलिफेंट्स की किलिंग हो रही थी, उनके हैबिटेट्स को फॉर ह्यूमन पर्पसेस, ह्यूमन सेटलमेंट्स को बसाने के लिए एलिफेंट की इलीगली हंट किया जाता था, उनकी किलिंग हो रही थी। तो 1992 में इसी को एड्रेस करने के लिए एंड इनके हैबिटेट्स को, एक तो एलिफेंट्स को एंड इनके हैबिटेट्स को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट को स्टार्ट किया गया। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब जितना भी इसमें खर्चा आएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो या टेक्निकल असिस्टेंस हो, ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके लिए फंड्स एलोकेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। एंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जितनी भी एलिफेंट रेंज स्टेट्स है उनमें प्रोजेक्ट एलिफेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितना भी फाइनेंशियल या टेक्निकल सपोर्ट ज़रूरत होगा उन स्टेट्स को वो प्रोवाइड करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ साइट्स, जो साइट्स है दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया वे बैक इन 2003 कि जितनी भी ये इलीगल किलिंग होती है एलिफेंट्स की उनको एड्रेस करेंगे थ्रू दिस माइक प्रोग्राम। व्हाट इज दिस साइट्स? साइट्स क्या है? दिस इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। वे बैक इन 1963 आईयूसीएन की जितनी भी ये रेंज कंट्रीज है, आईयूसीएन में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई, कहाँ पे? वाशिंगटन में। वाशिंगटन में उनकी मीटिंग हुई, वहाँ पे ये डिसाइड किया गया अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग ऐसे एनिमल्स थे जिनको काफ़ी ज़्यादा किल किया जाता था, इलीगली इनको हंट किया जाता था। तो अलग अलग जो कंट्रीज़ के मेंबर्स एक साथ हुए आईयूसीएन में, कहाँ पे? वाशिंगटन में। उन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, एक रेजोल्यूशन पास किया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ग्लोबल लेवल पे जो इस प्रॉब्लम को, जो जितनी भी ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है इनमें जितना भी ये इलीगल इनका हंट होता था, इलीगल किलिंग होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन इसको एड्रेस कर पाए। एंड वहीं पे साइट्स दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च करने की बात की गई एंड फाइनली इन 1975 इसको फॉर्मली लॉन्च किया गया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इलीगल हंटिंग जितनी भी होती है किन में, इन एंडेंजर्ड स्पीसीज में, उसमें रोकने की बात की गई। इन्हीं जो मेंबर्स हैं अब साइट्स के, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि एक ऐसा प्रोग्राम हो जो इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट कर पाए, यानी कि एलिफेंट्स को कंजर्व कर पाए। साउथ एशिया में ये प्रोग्राम, ये कैंपेन स्टार्ट की गई इन 2003। एम क्या था, क्या मकसद था इस माइक प्रोग्राम का, कि जितनी भी ये एलिफेंट रेंज कंट्रीज़ हैं, जितनी भी ये एलिफेंट रेंज कंट्रीज़ है दैट इज़ E8 कंट्रीज़, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ है E8 कंट्रीज़ में। जितनी भी ये E8 रेंज कंट्रीज़ है, एलिफेंट रेंज कंट्रीज़ है, उनको प्रॉपरली गाइडलाइंस प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो प्रॉपरली मैनेज कर पाए एलिफेंट्स एंड इनके हैबिटेट्स को, एंड जिससे लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन हो इन एलिफेंट पॉपुलेशंस की। एक तो पॉपुलेशन, एलिफेंट पॉपुलेशन को कंजर्व कर सके एंड दूसरा इनके हैबिटेट को भी कंजर्व कर सके एंड इनके प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू जितनी भी एलिफेंट पॉपुलेशन है वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाए, राइट। ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें कि इलीगल हंटिंग कितनी हो रही है उसको मेजर करेंगे, उसको मिनिमाइज करने की ज़रूरत थी तो उसको मिनिमाइज कर पाए थ्रू दिस माइक प्रोग्राम। एंड टू डिटरमाइन फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल, एंड जितने भी फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, चाहे इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, चाहे दिस डाइवर्जन ऑफ दिस एलिफेंट कॉरिडोर्स फॉर अदर पर्पजेस, उसको एसेस किया जाए एंड जितने भी इम्पैक्ट्स हैं
इम्पैक्ट्स है इन एलिफेंट्स पे, इन एलिफेंट कॉरिडोर्स पे, उसको एड्रेस किया जा सके, इन इम्पैक्ट्स को, इन इफ़ेक्ट्स को एड्रेस किया जा सके एंड इलीगल हंटिंग को मिनिमाइज कर सके। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने एक और, इस मिनिस्ट्री ने एक और स्टेप लिया एंड इन 2011 E8 एलिफेंट रेंज कंट्री जो है, E8 की कॉन्फ्रेंस हो रही थी न्यू दिल्ली में इन 2011। वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये डिसाइड किया कि इन पार्टनरशिप विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन्होंने लॉन्च किया ये कैंपेन हाथी मेरे साथी। इसका एम क्या था, इसका मकसद क्या था कि जितनी भी ये कम्युनिटीज़ है इन एलिफेंट कॉरिडोर्स के आसपास, जितनी भी कम्युनिटीज़ है, इस पब्लिक को अवेयर करना एंड फ्रेंडली रिलेशंस बन सके किन के दरमियान, एलिफेंट्स एंड ये जो लोकल पॉपुलेशन है, लोकल कम्युनिटीज़ हैं इन एलिफेंट कॉरिडोर्स के आसपास, उनके बीच फ्रेंडली रिलेशंस बना सके। व्हाट आर दीज E8 कंट्रीज, एलिफेंट रेंज कंट्रीज कौन कौन सी है? इंडिया, बोत्सवाना, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इंडोनेशिया, कीनिया, श्रीलंका, तंजानिया एंड थाईलैंड। ये कुछ 8 कंट्रीज है जिनको बोलते हैं E8 कंट्रीज, एलिफेंट रेंज कंट्रीज यही है। एंड 2010 में दिस एलिफेंट वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। इन 2010 एलिफेंट वाज डिक्लेयर्ड एज, इसको घोषित किया गया एज नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। एंड अगर हम वर्ल्ड की बात करें, अगस्त 12 हर साल 12 अगस्त वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। एंड अगर हम IUCN स्टेटस देखें एलिफेंट्स का, तो अगर हम एशियन एलिफेंट्स देखें, एशियन एलिफेंट्स को रेड डेटा बुक के अंदर IUCN स्टेटस में एंडेंजर्ड इसका स्टेटस है। इसको IUCN कैटेगरी के तहत एंडेंजर्ड लिस्ट में लिस्ट किया गया है एशियन एलिफेंट्स को। एंड अगर हम अफ्रीकन एलिफेंट्स की बात करें, इनको वल्नरेबल घोषित किया गया है, इनको एज वल्नरेबल लिस्ट किया गया है। तो मान सकते हैं जो एशियन एलिफेंट्स है दे आर मोर, इनकी ज़्यादा इलीगल हंटिंग होती है, इनके नंबर कम है, इनके नंबर की अगर हम असेसमेंट देखें तो वो कम होती जा रही है, इसीलिए ये एंडेंजर्ड लिस्ट में है। एंड वल्नरेबल कौन है? अफ्रीकन एलिफेंट्स, राइट। उसके बाद आज हम देखेंगे, एक तो स्टैटिक को साथ साथ कवर करते करते हम करंट की भी थोड़ी सी, अगर हम करंट अफेयर्स को भी साथ लेके चलेंगे, उससे क्या होगा कि जो ये बल्क करंट अफेयर बन चुका है, बल्क सा जमा हो चुका है करंट अफेयर्स का, उस बल्क में से हम थोड़े थोड़े 2-2 3-3 हर लेक्चर में कवर करते जाएंगे। उससे क्या होगा, आपके करंट अफेयर्स का भी रिवीजन हो जाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन लेक्चर्स में डिस्कस किया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने हाल ही में कुछ दिन पहले ही, आई थिंक, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 रिलीज़ हुआ है। कौन रिलीज़ करता है इसे? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनकी तरफ से रिलीज़ हुआ है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, यहाँ इंडिया में कंटिन्यूअस फॉरेस्ट कवर ग्रोथ हुई है, यानी कि फॉरेस्ट कवर बढ़ता ही गया है इन 2021। एंड अगर हम टोटल देखें कितना एरिया है अंडर फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, तो वो है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये टोटल फॉरेस्ट कवर है इंडिया में, राइट। एंड अगर हम फॉरेस्ट कवर देखें, फॉरेस्ट कवर इज प्रेजेंस कितनी है ट्रीज की इन स्क्वायर किलोमीटर, एक यूनिट एरिया में कितनी प्रेजेंस है ट्रीज की, दिस इज फॉरेस्ट कवर, राइट। एंड अगर हम एरिया वाइज देखें, एरिया वाइज अगर इंडिया की बात करें तो अब अराउंड 21.71% 2021 के ISFR रिपोर्ट के मुताबिक अराउंड 21.71% ऑफ लैंड एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर। एंड अगर हम 29 की बात करें तो यही एरिया कितना था, 21.67%। मीन्स टोटल जो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट कवर है, वो क्या है, उसमें इंक्रीमेंट हुई है, वो इंक्रीज हुआ है।
एंड अगर हम स्टेट्स की बात करें, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो ये हुआ है इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है बाई 3.07% से इंक्रीमेंट हुई है। एंड अगर हम तेलंगाना के बाद देखें तो वो हुई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 2.22% की इंक्रीमेंट हुई है। तो आपको याद रखना है, यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुई है एंड फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। अगर हम देखेंगे कि फॉरेस्ट लॉस किन किन स्टेट्स में हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू ISFR 2021 फॉरेस्ट लॉस हुए हैं कहाँ पे, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में एंड मेघालय में। दैट इज़ अगर पिछले साल यहाँ पे अगर हम पिछले साल माने कि लाइक 25% यहाँ पे फॉरेस्ट कवर था, तो इस साल वो घट के 23 हुआ है, यानी कि लेस देन 25% है इस साल। इसमें लॉस हुआ है किन किन स्टेट्स में, ये याद रखना है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, तो अकॉर्डिंग टू ISFR रिपोर्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इज़ इन मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। एंड मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा एंड उसके बाद महाराष्ट्र। ये कुछ टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मिलेगा बाकी स्टेट्स के नस्बत में। द स्टेट्स विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड कवर ऑफ फॉरेस्ट। एंड अगर हम देखें कि अगर हम बाकी स्टेट्स को छोड़ के इन स्टेट्स में देखें, तो मैक्सिमम एरिया जो है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट्स है किन किन स्टेट्स में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। राइट, दिस इज परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन टोटल लैंड एरिया ऑफ द स्टेट। अगर हम टोटल एरिया देखें, टोटल एरिया में से फॉरेस्ट एरिया इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है। कौन कौन है ये, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड। उसके बाद अगर हम मैंग्रोव कवर की बात करें, तो मैंग्रोव कवर इंक्रीज हुआ है पिछले रिपोर्ट के बाद, पिछले साल के बाद मैंग्रोव कवर इम्प्रूव हुआ है, इंक्रीज हुआ है बाय 17 स्क्वायर किलोमीटर। एंड टोटल मैंग्रोव कवर जो है इंडिया में वो है अराउंड 4992 स्क्वायर किलोमीटर्स इन 2021, 45 to 60%। एंड बाई 2030 क्लाइमेट चेंज की वजह से ये कहा जाता है कि अराउंड 45 to 64% जितना भी ये फॉरेस्ट्स है इंडिया में, जितना भी फॉरेस्ट कवर है, दिस इज गोइंग टू एक्सपीरियंस क्लाइमेट चेंज बाय 2030। यानी कि 45 to 64% जो फॉरेस्ट्स है वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे बाय 2030। एंड जो हाईली वल्नरेबल क्लाइमेट हॉटस्पॉट्स हैं एंड जो हाईली वल्नरेबल फॉरेस्ट्स है वो कहाँ कहाँ है, वो सारे हैं किन को छोड़ के, त्रिपुरा में जो फॉरेस्ट्स है उनको छोड़ के, मेघालय, आसम, नागालैंड, जितने भी इन 4 स्टेट्स को छोड़ के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट्स है वो हाईली वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को। वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे इन स्टेट्स को छोड़ के। कौन कौन से स्टेट्स हैं ये, त्रिपुरा, मेघालय, आसम एंड नागालैंड। यहाँ पे कम ही इफेक्ट होगा किसका, क्लाइमेट चेंज का। एंड अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख यूटी विल बी मोस्ट इफेक्टेड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो दिखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज का, वो दिखने को मिलेगा कहाँ पे, लद्दाख में। दिस इज इम्पॉर्टेंट। कुछ डेफिनेशंस भी है। फॉरेस्ट एरिया क्या है, फॉरेस्ट एरिया मीन्स वो लैंड जहाँ पे ट्रीज है जिनको गवर्नमेंट ने प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रखा है कि दीज आर फॉरेस्ट, दिस इज फॉरेस्ट एरिया। एंड अगर हम फॉरेस्ट कवर देखें, फॉरेस्ट कवर इज प्रेजेंस ऑफ ट्रीज इन द लैंड। कितनी प्रेजेंस है ट्रीज की, प्रेजेंस ऑफ ट्रीज जहाँ पे होगी, दिस इज फॉरेस्ट कवर। एंड अगर हम देखेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट्स, कौन कौन से फॉरेस्ट्स होते हैं जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी होती है मोर देन 70%। कैनोपी डेंसिटी मीन्स, कैनोपी मीन्स अपर मोस्ट ब्रांच ऑफ द ट्रीज, जो अपर मोस्ट कवर होता है ट्रीज का। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनके जो अपर मोस्ट ये जो होता है ये एरिया, दिस इज कैनोपी, ये इनकी कैनोपी होती है।
एंड अगर हम कैनोपी देखेंगे, कैनोपी डेंसिटी होगी मोर देन 70%. दीज आर वेरी डेंस फॉरेस्ट्स, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी होगी 40 to 70%. ओपन फॉरेस्ट्स कौन से फॉरेस्ट्स है जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी कम होगी, कितनी, 10 to 40%, जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी यानी कि जहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज बहुत ज़्यादा होगी, राइट. दिस इज कैनोपी डिस्टेंस. एंड अगर हम स्क्रब्स देखेंगे, यहाँ पे कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10% होगी, उनको स्क्रब्स बोलते हैं. कैनोपी मीन्स अपर मोस्ट ब्रांच, जितना भी ये ऊपर का जो एरिया होता है, लीव्स एंड ब्रांचेस, जो अपर पार्ट होता है ट्री का, उसे बोलते हैं कैनोपी. एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. नो सॉरी. एंड उसके बाद एक और करंट में जो न्यूज़ हुई है वो है रेड सैंडलवुड की, दैट इज रेड सैंडलवुड. एंड अगर हम IUCN स्टेटस देखें रेड सैंडलवुड का, अगेन इसको एक बार फिर से इसको IUCN कैटेगरी में एंडेंजर्ड घोषित करार दिया गया है, इसको एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है. एंड अगर हम 1997 इट वाज अ मोमेंट ऑफ. एंड अगर हम देखें 1997 में इसको रखा गया था एंडेंजर्ड. एंड उसके बाद नियर थ्रेटन्ड इसको घोषित किया गया था पहली बार. इट वाज क्लासिफाइड एज नियर थ्रेटन्ड इन द ईयर 2018. एंड फिर से दिस ईयर इट हैज़ बीन एनलिस्टेड अंडर IUCN's एंडेंजर्ड कैटेगरी. ये एक एंडेमिक ट्री स्पीसी है. एंडेमिक मीनस, इंडियन एंडेमिक मीनस रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया ओनली, रेस्ट्रिक्टेड टू आवर लैंड, आवर कंट्री ओनली. एंड अगर हम इसकी रेंज देखें, कहाँ पे ये ज़्यादा मिलता है, कहाँ पे ये पाया जाता है, ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है. एंड द स्पीसीज एंडेमिक इज डिस्टिंक्ट. जो आंध्र प्रदेश का जो स्टेट है वहाँ तक ही ये सीमित है, वहाँ पे ही आपको रेड सैंडलवुड मिलेगी, दैट इज़ रेड सैंडर्स. एंड अब इसको फिर से एक बार 2018 में इसको वल्नरेबल डिक्लेयर किया गया था. एंड 2021 में इसको फिर से एक बार एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया. एंड अगर हम इसका स्टेटस देखें, अगर हम अंडर साइट्स दैट इज साइट्स मीन्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज. एंड अगर हम इसका स्टेटस देखें अंडर साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है. ओके, मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड इन रेड सैंडलवुड आप नहीं कर सकते, ये बैन है इन इंडिया. एंड जो स्टेट्स है जहाँ तक ये रेस्ट्रिक्टेड है, जहाँ पे ये एंडेमिक है, उन स्टेट्स में इसकी इलीगल ट्रेड होती है. एंड उसी प्रैक्टिस की वजह से फिर से ये एक बार क्या हुआ है, इसे घोषित किया गया है. एंड क्या किया गया है, एंडेंजर्ड लिस्ट किया गया है इसे. एंड साइट्स के अगर हम देखें अपेंडिक्स 2 में आता है, यानी कि इसके ऊपर जो इलीगल जो इसका इंटरनेशनल ट्रेड है उस पे बैन है. एंड जो स्टेट्स है जहाँ तक ये एंडेमिक है, दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश में इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, इसको कुछ हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है इसका. लेकिन वहाँ पर इन स्टेट्स में जहाँ पे ये एंडेमिक है, वहाँ के इलीगल ट्रेड की वजह से इसको फिर से एक बार एंडेंजर्ड कैटेगराइज किया गया है. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. होप दैट आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहे आपके आने वाले एग्जाम्स में. थैंक्स, हैव अ गुड डे.